अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों के साथ पाकिस्तान लाइव में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया नसीर। मैं हूँ अली डार और मैं हूँ आयशा सलमान। पाकिस्तान लाइव में आज हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, टॉप स्टोरीज का भी जिक्र करेंगे, जो सिचुएशन है गज़ा में उस पर भी बात होगी, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज का जो अहम मैच है पाकिस्तान का, और 27 रन पर 3 विकेट गिर चुकी हैं बांग्लादेश की, और लड़कों ने लग रहा है कि बिल्कुल कमबैक किया है। और हम ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं अभी। जो अच्छी खबर ये है कि बांग्लादेश की तीसरी विकेट 23 रन पर आउट हुई है। इस वक्त स्कोर है 27 for 3। जी हाँ, इस वक्त बांग्लादेश की बैटिंग जारी है और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बड़ा ही शानदार आगाज़ पाकिस्तान के बॉलर्स की जानिब से किया गया और 0 पर जो है वो पहली विकेट भी ले ली गई। बांग्लादेश की तीसरी विकेट इस वक्त 23 रन पर गिर चुकी है। इस वक्त ये मैच चल रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है। ये वो परफॉर्मेंस है जो कि हम डे 1 से देख रहे थे कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे बॉलर्स, हमारे बैट्समैन, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इस तरह की परफॉर्मेंस में दिखाएं। और बिल्कुल मारिया, हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस तरह का पेस अटैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डे फर्स्ट से, जो कि हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन आप शायद लड़के प्रेशर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और ये बात उसामा हमारे शो में बहुत बार कह चुके हैं, हमारे स्पोर्ट्स एंकर हैं। तो अभी अच्छी खबर ये है कि जी बांग्लादेश की तीसरी विकेट 23 रन पर गिर गई है। इस वक्त टॉप ऑर्डर बांग्लादेश का नहीं चल सका है, और अर्ली 3 विकेट्स का जाना यकीनन बहुत फ़ायदेमंद होगा पाकिस्तानी टीम के लिए। और बांग्लादेश को अब इस मैच में कम बैक करने में यकीनन मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। और अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश का मिडल ऑर्डर बैटर्स चलते हैं या नहीं, और हमारे पेसर्स अगर यही रिदम बरकरार रखते हैं मैच में और अर्ली विकेट्स ले लेते हैं तो यकीनन मैच जल्दी फिनिश हो जाएगा। अभी 6 ओवर्स में 3 विकेटों का चले जाना इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तानी टीम। तो लग ये रहा है कि दोबारा से होप्स हाई हो चुकी हैं, और जो क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे, और टीम को सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा था। लेकिन समहाउ बॉयज मैनेज टू गेन दैट ट्रस्ट। इसकी एक वजह ये भी है कि शायद इस वक्त हमारी टीम अटैकिंग पोजीशन पे आ चुकी है, इसलिए हम देख रहे हैं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है। और साथ ही साथ आज की टीम के स्क्वाड की बात की जाए, प्लेइंग 11 की बात की जाए, तो 3 चेंजेस उसमें किए गए हैं, जिसमें फ़खर जमान, उसामा मीर और सलमान आगा को टीम में शामिल किया गया है। और इस टाइम काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमारे बॉलर्स दिखा रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और 3 अच्छा चेंजिंग्स तो हमारे पहले भी फ़ायदेमंद होगी, ये हम नहीं बता सकते। हमारे जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। उसामा मंच को तो आप बिल्कुल जानते हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं हमारे, और बड़े मज़े के तज्ज़िये देते हैं, और हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट बड़ी गहरी नज़र रखते हैं स्पोर्ट्स पर। चौधरी अशरफ साहब हमें इनसाइट्स भी बताते हैं कि क्या चल रहा है पीसीबी में। सब आपसे भी जानेंगे कि पीसीबी में क्या चल रहा है, जो कल की खबर आई थी उस पर सब बात करेंगे। उसामा से पहले आगाज़ करते हैं मारिया। सबसे पहला फैसला जो कि बांग्लादेश की जानिब से लिया गया, हाँ जी, टॉस जीत के पहले बैटिंग का यही एक्सपेक्टेड था। दोनों में से कैप्टन में से जो जीता उसने बैटिंग ही करनी थी। बाबर से भी जब रवि शास्त्री ने टॉस पे पूछा तो बाबर ने भी कहा वुड हैव बैटेड फर्स्ट अगर हम टॉस जीत जाते। यहाँ पे ड्यू फैक्टर होता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा स्पिन को हेल्प करता है। विकेट फास्ट बॉलर्स की इतनी हेल्प नहीं होती। तो इस कंट्रोवर्सी पर तो हम बात कर ही रहे हैं, उसामा का भी इस पर टेक लेंगे। चौधरी अशरफ साहब के पास जो खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे। अभी बात करेंगे चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का बोर्ड से गन साफ करने का ऐलान सामने आया है, और ये ऐलान उस वक्त किया गया है जब टीम इस वक्त मैच खेल रही है, वर्ल्ड कप खेल रही है। ऐसे वक्त पर इस ऐलान का सामने आना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छी टीम सामने लाऊंगा, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। मेरी साबिक दौर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, मेरे दौर में पाकिस्तानी टीम ने बड़ी इज्जत कमाई है। ज़का अशरफ ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। तो ये ज़का अशरफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको अब याद आ रहा है जब टीम खेलने गई है, आप पहले चेंजिंग कर लेते, थोड़ी सी आप लड़कों की भी इज्जत रहने देते। हमारे कौमी हीरोज़ हैं, हम एक अच्छी जगह से टीम, अच्छी जगह पर टीम को लेकर आए, और कहाँ से लेकर आए वो आपको पता है चौधरी साहब? सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ, टीम यही थी, हमारे पास यही टॉप के प्लेयर्स थे। टीम का इंतखाब गलत नहीं हुआ। कोई बंदे ने, किसी बंदे ने उस वक़्त ना मीडिया में इस टीम को क्रिटिसाइज़ किया, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से हुआ, ना ही साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने इस टीम को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा टीम दुरुस्त इंतखाब हुआ। सिर्फ काम कहाँ से बिगड़ा, ये पाकिस्तान की पे दर पर जो 4 शिकस्तें हुई हैं उसके बाद जो फिर हर बंदे ने इस टीम को ऑन करने से इनकार कर दिया। वो जीत के तो हज़ारों दावेदार बन जाते हैं, हार यतीम होती है। और यही हार जो है आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ना चेयरमैन इसको तस्लीम कर रहा है, ना चीफ सेलेक्टर कर रहा है, ना कप्तान कर रहा है। कप्तान को अकेला छोड़ दिया गया, और कप्तान को भारत में ऐसे पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि आप नेक्स्ट कप्तान नहीं हो।
लाहौर में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा कि अपनी गुफ्तगू के अंदर के सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब भी वफाक को मदद की ज़रूरत होगी तो उनकी मदद हम करेंगे। मकाम पे आने से मसाइल हल नहीं होते। ये हमारा ये कहूँ कि कोई साहब चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे तो बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा, निगरान वज़ीर आज़म बन जाएंगे या किसी और ऐसे अहम ओहदे पे आके बलूचिस्तान के गुनागू मसाइल हल हो जाएंगे, तो ऐसा कतई नहीं होता। जब तक बलूचिस्तान का आम आदमी, पश्तून, बलोच, सेटलर, हज़ारा, वहाँ पे बड़ी मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ हैं, ये रियासत के जो नेशन बिल्डिंग और स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट है ना, उसमें लोग स्टेक होल्डर ना बने। जब लोग स्टेक होल्डर बनना शुरू हो जाएंगे तो खुद ब खुद ये क्वेश्चन सेटल होना शुरू होंगे। हमारा किरदार ये है कि वो स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट में हम अपना मुस्बत किरदार अदा करें। ये मैं आपको अश्योर कर दूं कि जो कवानीन और आइन के तहत उसकी रिक्वायरमेंट है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें अपना किरदार अदा करें। एक तशरीह थोड़ी सी रह गई है कि जो इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन से बड़ा एक इशू बना हुआ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, और आप सब कुछ इलेक्शन कमीशन पे डालते हैं, निगरान गवर्नमेंट डालते हैं, निगरान उन्होंने तो शेड्यूल के बाद उनका रोल शुरू होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त होगी? इस हवाले से आपकी हुकूमत की पॉलिसी क्या है? हमारी हुकूमती पॉलिसी ये है कि जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं, जितनी छोटी सियासी जमातें हैं, वो सियासी जमातें जो कि रजिस्टर्ड हैं और उसके अलावा उनका कोई किरदार नहीं है, कोई वजूद नहीं है, उससे लेके वो जमात जो क्लेम करती है कि हम सब पॉपुलर हैं, उनको इक्वल राइट भी है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है। इसके बावजूद अगर वो कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मैसर नहीं है, ये बात कहने की उनको आज़ादी भी है। और मज़ीद क्या करें हम? चलें? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया है कि इसराइल की भरपूर पाकिस्तान मजम्मत करता है जो उनकी जानिब से बर्बरियत की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा, इलेक्शन के हवाले से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप लोग वोट डालने के लिए बेताब हैं, वैसा कि मैं भी वोट डालने के लिए बेताब हूँ। और उन्होंने मज़ीद कहा सयाहत के हवाले से कि सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करने चाहिए, इक़दाम की ज़रूरत है और वो इक़दाम किए भी जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने वाज़ेह किया कि जब भी कभी वफाक को ज़रूरत होगी किसी भी तरह की, तो हम उनकी मदद करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा कि बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। और उनके हमरा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी उनके हमरा मौजूद हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि मेयो अस्पताल के दौरे के मौके पर उन्होंने मीडिया से ये बातचीत की है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने कहा इलेक्शन के हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड का भी जिक्र किया, उनसे सवालात किए कि उसका भी उन्होंने भरपूर जवाब दिया। और उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी सयाहत के हवाले से उन्होंने बात की और कहा कि इसके लिए मज़ीद इक़दाम करने चाहिए और इक़दाम की ज़रूरत है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में मेयो अस्पताल के दौरे के मौके पर ये मीडिया से बातचीत की है उन्होंने, और सहाफ़ियों के सवालात के उन्होंने जवाबात भी दिए हैं। और इसके अलावा उन्होंने इसराइल का जिक्र किया, फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया और तमाम तर सवालों के जवाबात उन्होंने दिए। तो ये उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है, जिसमें उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर वफाक का जिक्र किया, सूबों का जिक्र किया और बताया कि मदद एक दूसरे की फ़राहम करने के लिए हम तैयार हैं, मिलकर चलेंगे। और मौशी हालात के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। अभी का हम खबर आपको बताएं कि कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में 6 मंजिला इमारत को गिराने वाली टीम को रिहायशियों की शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। मुकीनों का कहना था कि किसी सूरत अपने फ्लैट खाली नहीं करेंगे। पहले हम ये उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी सूरत अपने फ्लैट हमने खाली नहीं करने। मुकीन जो वहाँ पर हैं उन्होंने ये तमाम तर बयान दिए, पहले हम खुदकुशी करेंगे फिर हमारी इमारत टूटेगी। उन्होंने कहा है कि हमने रकम देकर फ्लैट ख़रीदे हैं।
कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में 6 मंजिला इमारत को गिराने वाली टीम को रिहायशियों की शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। मकीनों का कहना था कि किसी सूरत अपने फ्लैट खाली नहीं करेंगे, पहले हम खुदकुशी करेंगे फिर इमारत टूटेगी। ये उस इमारत के मकीनों की जानिब से कहा जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में 6 मंजिला इमारत को गिराने वाली टीम को रिहायशियों की शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। मकीनों का कहना था कि किसी सूरत अपने फ्लैट खाली नहीं करेंगे, पहले हम खुदकुशी करेंगे फिर इमारत टूटेगी। ये मकीनों की जानिब से कहा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानने के मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सलमान, एक तो ये माजरा क्या है और इस पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये लियारी का इलाका खड्डा मार्केट है, जहाँ पर जो है वो अदालती हुक्म पर आज SBCA की टीम जो है वो पहुंच गई। जिला इंतजामिया थी, पुलिस की भारी नफरी थी, लेडी सर्चर थे और एक इमारत थी जिसमें जो 6 मंजिला इमारत है, 24 फ्लैट इसमें कायम थे, जिसको खाली कराकर तोड़ने का हुक्म अदालत की जानिब से दिया गया था। ताहम जो कार्रवाई के दौरान जो है वो मुशक्कत का सामना करना पड़ा पुलिस को, जिसके बाद जो है वो 3 अफराद को जो है वो हाथापाई हुई पुलिस और मकीनों के दरमियान, जिसके बाद 3 अफराद को हिरासत में लिया गया और ये इमारत ताहाल खाली नहीं हो सकी, जिसके बाद जो है वो ये ऑपरेशन जो है वो अभी मौखर किया गया है। और लियारी के ही इलाके में एक और इमारत है जिससे अदालती हुक्म है कि उसको भी मिसमार किया जाए। वहाँ पर जो है वो पुलिस और SBCA की टीमें रवाना हुई हैं और अब उस इमारत को जो है वो खाली करवाने की कोशिश की जाएगी और उस पर इंतजामी कार्रवाई की जाएगी। जो ऑपरेशन है वो फिल वक्त मौखर किया गया है। बहुत शुक्रिया, मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद थे। कराची के इलाके गार्डन ईस्ट मस्कत रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है। अदालत की इमारत की 4थी मंजिल गैर कानूनी साबित होने के बावजूद मिसमार न करने पर अदालत SBCA पर बरहम हो गई। अदालत ने SBCA को इमारत की 4थी मंजिल मिसमार करने का हुक्म दे दिया है, जबकि अदालत का SSP ईस्ट और DC ईस्ट को ऑपरेशन के दौरान SBCA की मुआवनत करने का हुक्म भी सामने आया। वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे लेंगे। वकास, डिटेल्स बताइए। देखिए, सिंध हाई कोर्ट में गार्डन ईस्ट मस्कत रोड पर हमजा आर्केड की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। इमारत की 4थी मंजिल गैर कानूनी साबित होने के बावजूद मिसमार न करने पर अदालत की जानिब से SBCA पर के जो नुमाइंदे थे उन पर बरहमी का इजहार किया गया है। अदालत ने SBCA को हमजा आर्केड की 4थी मंजिल मिसमार करने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत के SSP ईस्ट और DC ईस्ट को ऑपरेशन के दौरान SBCA की मुआवनत करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने मुतालिका इदारों से 28 नवंबर को रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। जस्टिस नदीम अख्तर की जानिब से समाअत के दौरान कहा गया कि गैर कानूनी तामीरात में अगर कोई रिहाइश अख्तियार कर लेगा तो SBCA हाथ उठा लेगा। SBCA की ड्यूटी और पावर का खुद को ही पता नहीं होता। SBCA का हुक्म रेगुलेटर है, बदकिस्मती से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुका है। अगर SBCA जाग रहा है तो गैर कानूनी तामीरात के केसेस अदालतों में नहीं आते। SBCA को जगाना पड़ता है, इन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करवाने के लिए सरजनिश करनी पड़ती है। जबकि इस दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से बहुत शुक्रिया आपका। एक और हम खबर भी शामिल कर लें कि CTD की कार्रवाई करते हुए MKM लंदन का टारगेट किलर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम रहमान कुरैशी उर्फ बबलू को लाइंस एरिया से गिरफ्तार किया गया है। हुकाम के मुताबिक मुलजिम नॉर्थ कराची किलिंग टीम के हमरा सियासी मुखालिफिन की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। तफसीलात जानते हैं शयान अली से। शयान अली, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी, देखें, CTD की कामयाब कार्रवाई है। MKM लंदन का टारगेट किलर जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम को जो है मुलजिम रहमान कुरैशी और बबलू को जो है लाइंस एरिया से गिरफ्तार किया गया है, जो कि नॉर्थ कराची में जो है टारगेट किलिंग के गिरोह का जो है सरगुना बताया जा रहा है। दौरान तफ्तीश जो है मुलजिम ने 86 मुखालिफिन के कत्ल का एतराफ़ किया है, जिसमें जो बताया गया है कि मुलजिम ने 2011 में जो है दीगर साथियों के हमरा ख्वाजा अजमेर नगरी में जो एक शख्स को कत्ल किया था, जबकि 2011 में न्यू कराची में मुलजिम ने जो है मुखालिफ ग्रुप पे जुबैर को भी जो कत्ल किया है। शाम जो पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए इसके दीगर साथियों के लिए जो छापेमार कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी है। CTD हकाम का कहना है कि मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी ठीक है शयान अली, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। न्यू कराची में मुलजिम ने मुखालिफ ग्रुप के जुबैर को कत्ल किया। CTD ने यह बताया है। नॉर्थ कराची में सियासी जमात के कारकुन शाह रुख को कत्ल किया। नॉर्थ कराची में मुलजिम ने सियासी जमात का रुकन आबिद के हवाले से खबर यह है और हुकाम की जानिब से तफसीलात अब बताई गई हैं।
आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के फैसले तक मुतल्लिका अदालतों को हतमी फैसले से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक मुतल्लिका अदालतें ट्रायल जारी रख सकती हैं मगर हतमी फैसला कोई ना दें। कोई मुल्जिम अगर ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने का भी हकदार होगा तो अदालत को बताया गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को आइन के मुताबिक बनाया गया है। फारूक एच नाइक ने कहा कि मुतासरा शख्स को सुने बगैर फैसला दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का अभी तफसीली फैसला लिखा नहीं गया। मुनासिब है कि तफसीली फैसले के बाद अपील समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। अदालत को बताया गया कि नैब तरमीम के 3 रुकनी बेंच ने 15 सितंबर को फैसला दिया। बताया गया कि आईनी तशरीह का मामला 5 जजेस से कम नहीं सुन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन PTI को जेल में फराहम करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में वोटिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त नुमाइंदा PNN सलमान अवान सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत के उम्मीदवार शहजाद शौकत के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद बात करते हैं। जी बताइएगा सलमान, इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, इलेक्शन के हवाले से क्या कहना है शहजाद शौकत साहब का? आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात साल 2023-24 का मेला सज चुका है और पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। मेरे साथ इस वक्त इंडिपेंडेंट ग्रुप के हमायत याफ्ता सदर के उम्मीदवार जो है शहजाद शौकत साहब मौजूद। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं जी सर आप कैसे आज बड़ा पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं? आज पीपल हैव स्पोकन और इलेक्टोरेट का मैंडेट जो है जो भी शाम को आएगा मैं बड़े खुशी से कबूल फरमाऊँगा और करूँगा और अल्लाह ने चाहा तो इंडिपेंडेंट ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप की फतह का आज शाम जो है शादियाना बजेगा अल्लाह ने चाहा। आज बिल्कुल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मैं मौजूद हूँ और वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अपने राय हक दही का इस्तेमाल करें। पहले भी बता चुका हूँ 3756 वोटर्स जो है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अपना वोट कास्ट करेंगे। 2 जो उम्मीदवार हैं 1-to-1 मुकाबला है। सदर का इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरफ से शहजाद शौकत साहब हैं। और ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद भी आपको बताएंगे लेकिन पाकिस्तान लाइव में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। और अभी अहम खबर है कि वजारत दाखिला ने पाकिस्तान में मुकीम अफगानियों की नकल मकानी के लिए सफरी दस्तावेजात की तैयारी की तजावीज़ मुरतब कर ली हैं। ज़रूरी इक़दाम के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज FIA और नादरा के साथ भी तमाम तफसीलात का तबादला किया जाएगा। FIA के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद FIA और नादरा दरख्वास्त गुजार को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा। ये अहम तफसीलात हैं जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये अहम जो काम है सामने आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होने पर FIA और दीगर इदारे शामिल होंगे। मुल्क छोड़ने की इजाज़तनामे के लिए पाकिस्तान ऑनलाइन के हवाले से भी तफसीलात ये हैं कि इस पर काम किया जाएगा और 24 से 72 घंटों का वक्त है। गैर मुल्की सफारतकारों की सिफारिशात के बगैर परमिट का इजरा के ऊपर भी काम किया जाएगा। एग्जिट परमिट की मुयाद 30 दिन होगी। वजारत दाखिला ने इस हवाले से वाज़ेह किया। जी हाँ, वजारत दाखिला ने पाकिस्तान में मुकीम अफगानियों की नकल मकानी के लिए सफरी दस्तावेजात की तैयारी की तजवीज़ मुरतब कर ली है। ज़रूरी इक़दाम के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज FIA और नादरा के साथ भी तमाम तफसीलात का तबादला किया जाएगा। FIA के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद FIA और नादरा दरख्वास्त गुजार को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगी। तो ये वो डेवलपमेंट है। वजारत दाखिला ने पाकिस्तान में मुकीम अफगानियों की नकल मकानी के लिए सफरी दस्तावेजात की तैयारी की तजावीज़ मुरतब कर ली हैं। ज़रूरी इक़दाम के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज FIA और नादरा के साथ भी तमाम तफसीलात का तबादला किया। अमल होने के बाद FIA और नादरा दरख्वास्त गुजार को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगी। तो वजारत दाखिला ने पाकिस्तान में मुकीम अफगानियों की नकल मकानी के लिए सफरी दस्तावेजात की तैयारी की तजावीज़ मुरतब कर ली हैं। और ये क्या तजावीज़ है, इस हवाले से जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, ये वजारत दाखिला ने पाकिस्तान में मुकीम अफगानियों के लिए नकल मकानी की जो सफरी दस्तावेजात हैं उसकी तैयारी के हवाले से एक जो तजावीज़ हैं वो मुरतब की हैं, जिनके ऊपर आज शाम इजलास भी होने जा रहा है और गैर मुल्की सफारतखानों की दरख्वास्तें जो हैं अफगानियों की तफसीलात के हमरा वजारत खारजा के क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को भिजवाई जाएंगी और क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट जो है वो स्क्रूटनी के बाद तमाम तजावीज़ का बाकायदा जायजा लेगा और तफसीलात वजारत दाखिला को फराहम करेगा। वजारत दाखिला गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए तमाम डाटा और गैर मुल्की सफारतखानों की दरख्वास्तें इंटेलिजेंस एजेंसी को भी भिजवाएगा। वजारत दाखिला वजारत खारजा मिलकर गैर मुल्की सफारतखानों को सेक्टर I11 इस्लामाबाद में नादरा सेंटर से रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करवाने की हिदायत करेंगे और वहीं पे यहाँ तमाम जो डाटा है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज FIA
और नादरा के साथ भी तफसीलात के साथ इसका तबादला किया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद SIA जो है और नादरा दरख्वास्तदार को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करेगा, जो कि इस सर्टिफिकेट के हसूल के बाद $30 फीस जमा करवाने के बाद मुल्क छोड़ने की इजाजतनामा जो है उनको दिया जाएगा। और इसके साथ साथ वज़ारत दाखिला इंटेलिजेंस इदारों से सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के 24। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, आप कोई फिगर कोट कर सकते हैं कि अब तक कितने यहाँ पर गैर मुल्की हैं जो रह रहे हैं पाकिस्तान में, और कितने जिनकी निशानदेही हुई है जो यहाँ से मुल्क छोड़कर जा चुके हैं? अब देखिए, अभी काफ़ी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आज डिस्क्लोज होगी, क्योंकि तमाम एजेंसीज के पास इसका डाटा तो है। किसी एक जगह से 2000 बंदा गया है, किसी से 1500 गया है, किसी एक प्रोविंस से, वो सारा आज जो क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट है उन्होंने आज मंगवाया हुआ है। वो तमाम का तमाम जो है वहाँ पे आ जाएगा आज, और आज शाम में ये तफसीलात जो हैं वो आवाम को भी फराहम कर दी जाएंगी कि कितने। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, ये जो कहा जा रहा है कि जो एग्जिट परमिट है उसकी मियाद 30 दिन होगी, यानी इससे ये मुराद समझी जाए कि मजीद 30 दिन की मोहलत मिल जाएगी एग्जिट करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, ये मोहलत बिल्कुल नहीं है। ये वो लोग होंगे जो सफारतखानों से बगैर परमिट का इजराज नहीं होगा, वो परमिट की जब उनको जारी। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। और आयशा, ये मोहलत भी दी जाएगी, साथ ही साथ खुसूसी कैंप्स बना दिए गए हैं जहां पर इनको स्टे करवाया जाएगा, और फिर उसके बाद जो प्रॉपर दस्तावेजात का जो एक सिलसिला है उसको चलाकर तो फिर आगे का प्रोसेस होगा और उनको इनखला किया जाएगा। इस्लामाबाद में मुकीम गैर कानूनी अफगानियों का इनखला है। पुलिस ने मसाजिद में ऐलानात का सिलसिला शुरू कर दिया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए दी जाने वाली मोहलत में आखिरी दिन बाकी है। आप हजरात को मतलब किया जाता है कि ऐसे तमाम अशखास जिनके पास इस मुल्क पाकिस्तान में ठहरने की कोई दस्तावेज़ात मंजूर शुदा नहीं है, वो रज़ाकाराना तौर पर अपने अपने ममालिक को लौट जाएँ। बसूरत दीगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी गई डेडलाइन ख़त्म होने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के हवाले से दी गई डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। कल से मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया जाएगा। कराची में ज़िला केमाड़ी में वाक़े हाजी कैंप में गैर मुल्की बाशिंदों के लिए एक कैंप कायम किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शायान अली वहाँ पर मौजूद हैं। शायान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान बरकिरार इस्लामाबाद में भी जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस वक्त पे हम अगवान बस्ती में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ अगवान बाशिंदे भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगा अभी 31 जो अक्टूबर है ना, इसके बगैर हमारे लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं देगा आपको, ये जगह आप खाली करवाए, नहीं तो हम ज़बरदस्ती पर हो ना ऑपरेशन किया, अब उनसे हम कुछ नहीं कह सकते कि हम क्या करें। जी बिल्कुल, जैसे कि ये हमारे साथ मौजूद है अगवान बाशिंदे, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये इनके घर हैं। तकरीबन यहाँ पे मौजूद अगवान बस्ती के जो लोग हैं उनका कहना है कि तकरीबन अभी भी 2 से 3 हज़ार के करीब यहाँ पे घर मौजूद हैं, जहाँ पे फैमिलीज। अभी खबर यह है कि रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेज रहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यह वाज़ेह कर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस भेज रहे हैं, किसी भी दूसरे मुल्क का शहरी वीज़ा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। दुनिया का कोई भी मुल्क गैर कानूनी अफराद को रहने नहीं देता। काफ़ी अरसे से अफगान महाजरीन बगैर कागजात के यहाँ मुकीम थे। अब से कुछ देर कबल उन्होंने ये मीडिया से बातचीत की जिसमें उन्होंने ये चीज़ वाज़ेह की है। काफ़ी अरसे से अफगान महाजरीन बगैर कागजात के यहाँ पर मुकीम थे, रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेज रहे। निगरान वज़ीर आज़म ने यह वाज़ेह किया है। जो इलीगल एलियंस हैं में 3 मेन कैटेगरीज है। एक वो हैं जो रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज़ हैं, जो अराउंड 1.7 मिलियन उनकी तादाद है। उनमें से हम एक फ़र्द को भी वापस नहीं भेज रहे। हमारी अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, उसके हवाले से हमारी कमिटमेंट्स हैं और हम उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। दूसरी वो कैटेगरी है जो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर साल हा साल से या कारोबार कर रहे हैं या रिहाइश इख्तियार की हुई है, अच्छा या बुरा एक सोशल रोल उनका मौजूद है, लेकिन वो हमारे सिस्टम में उनकी विजिबिलिटी नहीं है। ये वो टारगेट ग्रुप है जिनको हमने ये टाइम दिया था और उनको कहा था कि ये वापस जाएं। हमने इन पे कोई परपेचुअल बैन नहीं लगान लिया कि ये आज के बाद ता क़यामत वापस पाकिस्तान नहीं आ सकेगी। ये अपने ममालिक जाएँ, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपनी रियासतों से इशू करवाएं।
हमारा जो मिशन है वहाँ से वीज़े लगवाएं, वो तालीम के मकसद से आना चाहते हैं, वो कारोबार के मकसद से वापस आना चाहते हैं, जिस हैसियत में भी वापस आना चाहते हैं, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। हम एक रेगुलेटेड मूवमेंट चाहते हैं। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। 2 नवंबर से इन गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का आगाज होगा। ये ऑपरेशन तवील और मरहलावार होगा। पाकिस्तान से वो लोग भी दखल होंगे जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं। 2 नवंबर से उन अफराद को पहले होल्डिंग सेंटर भिजवाया जाएगा। 2-3 रोज बाद उन्हें अपनी सहूलत के मुताबिक डिपोर्ट करेंगे। लीगल एलियंस के लिए दैट इज़ टुमारो, कल तक उनके वॉलंटियर रिटर्न का डेट है और फ्रॉम 2 ऑनवर्ड हमारा ज़ाहिर है ये बड़ा लेंथी ग्रेजुअल ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। 2 नवंबर ऑनवर्ड जो है वो हमारे होल्डिंग सेंटर्स में चले जाएंगे। वहाँ होल्डिंग सेंटर्स में वी विल कीप देम फॉर 2 days, फॉर 3 days, विल ट्राई टू प्रोवाइड देम फूड एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ और उसके बाद फिर हम उनको हमारी मर्ज़ी के बॉर्डर पे डिपोर्ट करेंगे। वॉलंटियर रिटर्न जो है उसके 2 दिन रह गए हैं, आज का दिन है और कल का दिन है, तो जो वॉलंटियर रिटर्न कर रहे हैं उनको ज़्यादा हम इनकरेज कर रहे हैं। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि इनके पास काफ़ी अरसे से काफ़ी सालों से कागजात ही नहीं हैं। तो कोई भी मुल्क इस तरह के लोगों को यहाँ पर परमिशन नहीं देता कि आप बगैर कागजात के, बगैर किसी अप्रूव के किसी के मुल्क में रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम गैर मुल्की और जो गैर कानूनी यहाँ पर रह रहे हैं उनको हम पाकिस्तान से निकाल रहे हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कोई दूसरी राय नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। पाकिस्तान बड़ा लीनियंसी के साथ चल रहा है इन लोगों के साथ कि आप खुद चले जाएं, नहीं तो अगर अब भी नहीं जाते तो फिर भी एक प्रॉपर प्लानिंग है कि हमने इस तरीके से लेकर चलना है आगे। लेकिन मारी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि ये इतनी देर के बाद हमें ख्याल आया कि लोग 15-15 साल से यहाँ गैर कानूनी रह रहे हैं और सिस्टम में पूरी तरह से वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। उसमें सहूलतकार कौन कौन थे, लोगों के पास प्रॉपर उनके पासपोर्ट्स हैं या उनके ID कार्ड्स बने हुए हैं जो पाकिस्तानी शहरियत और वो गैर कानूनी रह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और मेरा ख्याल है इसमें आगे मज़ीद चैलेंजेस भी आ सकते हैं। अभी हम शहर कायद का रुख करेंगे और वहाँ से खबर ये है कि कराची का इलाका लियारी खड्डा मार्केट है जहाँ 6 मंजिला इमारत के खिलाफ SBCA टीम और पुलिस को मज़ामत का सामना करना पड़ा है। SBCA ने ऑपरेशन को मौखर कर दिया है। SBCA की टीम वहाँ पहुँची थी गैर कानूनी इमारत को खाली कराने के लिए, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इमारत को खाली नहीं कराया जा सका है। अब लियारी मिर्ज़ा आदम खान रोड पर कायम इमारत पर एक्शन करेगी। तो ये कराची से खबर है जहाँ 6 मंजिला इमारत के खिलाफ ऑपरेशन को मौखर कर दिया गया है। SBCA की टीम और पुलिस को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। पुलिस को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में 6 मंजिला इमारत के खिलाफ गई SBCA टीम और पुलिस को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। SBCA ने ऑपरेशन मौखर कर दिया है। इसी पर बात करते हैं। मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा कराची। सलमान बताइएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन है, ताज़ा तरीन सूरत हाल शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया और SBC को ये पाबंद किया गया कि लियारी में खड्डा मार्केट और मिर्ज़ा आदम खान रोड पर जो है वो 2 इमारतें हैं जो कि गैर कानूनी है, उस पर खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान जो है वो तीसरी बार ये कार्रवाई जो है वो आज दोबारा की गई। लियारी खड्डा मार्केट में जो है वो अब से कुछ देर पहले एक 6 मंजिला रिहायशी इमारत थी जिसको खाली कराकर तोड़ने का हुक्म था। वहाँ पुलिस की नफरी और SBCA का अमला पहुँचा, लेकिन मज़ामत का सामना करना पड़ा। 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। ताहम जो मकीन थे उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई तो ख़वातीन सामने आ गई, जिसके बाद जो है इस ऑपरेशन को मौखर करना पड़ा। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये मिर्ज़ा आदम खान रोड लियारी एक्सप्रेसवे के साथ बिल्कुल साथ वाक़ई जो है वो एक 7 मंजिला इमारत है। इस पर भी अदालती हुक्मनामा है कि इसके ख़िलाफ़ भी जो है वो इंतज़ामी कार्रवाई की जाए और तमाम तर गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया जाए। इसमें भी रिहाइश है और इंतज़ामिया को जो है वो ये SBCA को खाली करा कर देनी है, जिसके बाद ये इंतज़ामी कार्रवाई होगी। इस पर गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल जो है वो इस पर कार्रवाई के लिए SBCA की टीम पहुंची थी। मज़ामत अच्छा सलमान, वहाँ पर जो SBCA की टीम है आपकी उनसे बात यकीनन हुई होगी, वो लोग क्या कह रहे हैं कि क्या एलिगेशंस लगाई गई हैं? जो दोनों इमारतें आप बता रहे हैं, एक 6 मंजिला इमारत है, एक 7 मंजिला इमारत है, उन पर एलिगेशंस क्या हैं? और जो वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, क्या इमारत के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करनी थी उससे पहले वहाँ रिहायशियों को इन्फॉर्म किया गया था?
जी बिल्कुल, ये इमारतें जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार पाई हैं। इसकी तामीरात जो है वो गैर कानूनी है, नक्शे पास नहीं हुए, जिसके बाद जो है इसमें अदालत में केस था। इसके बाद जो है अदालती फ़ैसला आया तो बाकायदा तौर पर इजेक्टमेंट नोटिस दिया जाता है कि फौरी तौर पर इस इमारत को खाली कराया जाए। तो ये नोटिस भी जारी किए गए। इसके अलावा जो यूटिलिटीज़ के इदारे हैं, के इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड और सुई सदरन गैस कंपनी, इनको भी SBCA हुकाम ने जो है वो ख़त लिखे कि इनके फौरी तौर पर कनेक्शन मुंतका करें। के इलेक्ट्रिक ने दोनों इमारतों के कनेक्शन मुनक़ता किए, लेकिन वाटर बोर्ड और सुई सदरन गैस कंपनी की कनेक्शन जो है वो मुनक़ता नहीं किए गए। तो जिसके बाद जो है वो फिर भी यहाँ पर बग़ैर लाइट के लोग जो है वो आबाद हैं और उनका यही कहना है कि बाकायदा जो है जिसने ये बिल्डिंगें तामीर की उससे ये जो है फ्लैट्स ख़रीदे हैं और बाकायदा पैसे दे के और तमाम तर। ठीक है मोहम्मद सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका। मजीद आपसे डिटेल्स लेते रहेंगे। SBCA की टीम जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसको मौखर कर दिया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस वक्त ये इमारतें बन रही होती हैं उस वक्त कहाँ पर होती हैं ये टीमें, और तब क्यों नहीं कोई ऑपरेशन किया जाता या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती। SBCA के ऑपरेशन के खिलाफ तो इलाका मकीनों ने एहतजाज किया ही है और शदीद एहतजाज किया है। उनका कहना है कि हमें बेघर ना किया जाए। क्या कहना है उनका, आपको दिखाते हैं। इधर उधर करके घरों में काम कर करके यहाँ घर फ्लैट लिया है। पहले क्या हुकूमत सोया हुआ था कि 3 दिन पहले ही नोटिस आया है। हमें इंसाफ चाहिए चीफ जस्टिस से, सिंध हुकूमत से। पैसा भी महंगाई है, कहाँ से लेके आएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा। अभी हमारा घर खाली कर रहा है। मुझे घर खाली कराने में कहाँ जाऊंगी, मेरे बच्चे बेज़बान हैं। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। अहम खबर यह है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि वो भी वोट डालने के लिए उतने ही बेचैन हैं जितने आप हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत आए। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का एक तरीक़ाकार है, ये उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू के अंदर वाज़े किया। और वो कहते हैं कि जिस तरह से अवाम वोट डालने के लिए बेचैन है, बेताब हैं, उस तरह से वो भी वोट डालना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी दूसरे मुल्क का शहरी वीज़ा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। अफ़गान महाजरीन के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, दुनिया का कोई भी मुल्क गैर कानूनी अफराद को नहीं रहने देता। काफ़ी अरसे से अफ़गान महाजरीन बग़ैर कागज़ात के यहाँ मुकीम हैं। रजिस्टर्ड अफ़गान महाजरीन को वापस नहीं भेज रहे, ये उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू में कहा। और दूसरी जानिब उन्होंने जिक्र किया इलेक्शन के हवाले से और कहा कि वो भी वोट डालने के लिए बेचैन है। क्या कहा, दिखाते हैं आपको। मेरी चाहत है या नहीं है कि इलेक्शन ना हो, तो हम बड़ी वजाहत के साथ आपको कहें कि जितना आप बेचैन हैं वोट कास्ट करने के लिए, उतना मैं भी हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू कास्ट दैट वोट एंड गेट अ मैंडेटेड एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। आइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दिन इलेक्शन का डेट होना पूरे का पूरा आइन नहीं, आइन के और बहुत सारे पहलू हैं। हम उनको ये सिर्फ कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर्स हैं, जो अमल है, इसमें आप उसको एग्जीक्यूट करें। उस सिलसिले में हमारी जो मावनत है वो अवेलेबल है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और दीगर अहम रहनुमा इजलास में शरीक। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात समेत दीगर अहम अमूर पर गौर किया जा रहा है। इजलास में पार्टी की इंतखाबी मुहिम के आगाज़, इंतखाबी मंशूर पर भी तफसीली मुशावरत जारी है। इजलास में नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों का इब्तदाई शेड्यूल भी ज़ेर गौर है। ये अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। तफसीलात भी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब हसन काज़मी। ज़ुहैब, ये बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास इस इजलास से मुतालिक और क्या एजेंडा है आज के इस इजलास का? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अहम इजलास था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़ियादत जो है वो शरीक हुई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने 4 साल बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक अहम इजलास जो है उसकी सदारत जाती उमरा में की। इस वक्त जाती उमरा के बाहर हम मौजूद है और ये इजलास जो है अब से कुछ देर कबल जो है वो ख़त्म हुआ और कायदीन का वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से अहम फैसले जो हैं वो किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आइंदा इंतखाबात और अपनी सियासी सरगर्मी
सरगर्मियों के हवाले से लाए अमल जो है वो तय किया गया है। पार्टी मंशूर के हवाले से जो है वो तमाम मरकजी रहनुमाओं के साथ मुशावरत की गई है और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आइंदा इंतखाबात में जो पंजाब और पाकिस्तान भर में सियासी सरगर्मियाँ हैं, जो सियासी जलसे हैं, जो वर्कर कन्वेंशन है, उनके बारे में भी जो है वो फैसले किए गए हैं। अभी अब से कुछ देर कब जो है ये इजलास खत्म हुआ है। अभी ख्वाजा साद रफीक भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी साथियों से जो है वो गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। इसके बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो फोकल पर्सन है मरियम औरंगजेब साहब और एहसन इकबाल जो हैं वो यहाँ पर कुछ देर बाद जो है मीडिया टॉक करेंगे और इस इजलास के बारे में मुकम्मल ब्रीफिंग जो है वो भी दी जाएगी। ताहम इजलास जो है ये ख़त्म हो चुका है। ये इजलास जो है आज सुबह 11 बजे के करीब स्टार्ट हुआ था और काफ़ी तवील इजलास था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम मरकजी रहनुमाओं से कायद ने मुलाकात भी की और तमाम जो अहम अमूर हैं पार्टी के हवाले से उसके बारे में मुशावरत भी की गई। जी तो ये बताइएगा ज़ुहैब के चले इस हवाले से आपसे मज़ीद तफसीलात भी लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही आपको, लेकिन आपको इस हवाले से हम पूछते रहेंगे और तफसीलात आपसे हासिल करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट का ये नून लीग का काफ़ी तवील इजलास था और बहुत सारे कहा जा रहा है कि अहम फैसले नवाज शरीफ ने आज इस इजलास के अंदर किए हैं। बिल्कुल, और मुमकिन तौर पर ये भी कहा जा रहा है कि आज के इजलास में जो आइंदा की इलेक्शन कैंपेन है वो फाइनल होने जा रही है। बेसिकली बयानिया क्या होगा ये आज डिसाइड हुआ है क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने 4 साल के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती है ना उसका बाकायदा तौर पर आज आगाज़ कर दिया। लेकिन समहाउ बयानिया डिसाइड उसी दिन हो गया था जिस दिन नवाज शरीफ साहब वापस आए थे। जो उनकी पहली तकरीर थी वतन वापस आने के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एहतसाब की बात नहीं करेंगे, हम मईशत की बहाली की बात करेंगे और पाकिस्तान को दोबारा से मईशत को ट्रैक पर लेकर आएंगे। तो समहाउ बयानिया उसी दिन डिसाइड हो गया था। इस पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, फिर मजीद हम इस इजलास के बारे में पता चलेगा कि क्या डिस्कशन हुई है। नाज़रीन, अब शामिल करेंगे दिन भर की 10 अहम खबरें। की मुलाकात हुई है। बाहमी मुशावरत के 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के डियाला जेल में समाअत, एफआईए की टीम और वकला अदालत में पेश हुए। तमाम गवाहान के बयानात आज भी रिकॉर्ड न हो सके। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों की अबूरी जमानतों पर समाअत, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की तमाम मुलजिमों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। असद उमर समेत दीगर मुलजिमों की जमानतों में 22 नवंबर तक तौसी। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात का मेला सज गया। मुल्क भर में अरकान की जानिब से वोटिंग पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप में कड़ा मुकाबला होगा। 1995 में सिंध सेक्रेटेरिएट पर रॉकेट लॉन्चर से हमले का केस, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 29 साल बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया। सईद, फहीम और नासिर बाइज्जत बरी। कराची में मैट्रिक बोर्ड में होने वाली बदउनवानियों पर एंटी करप्शन मुतहर्रिक सेक्शन ऑफिसर एंटी करप्शन ने डायरेक्टर एंटी करप्शन को खत लिख दिया। मैट्रिक बोर्ड में होने वाले माली बेज़ाब्तियों की जांच का हुक्म। लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा, 24 घंटों के दौरान 47 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर चौक में 5 अफराद के कत्ल केस में नई पेशरफ, कत्ल का दूसरा मरकजी मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्बत के इलाके नासिराबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाम भाग, 1 शख्स जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। और एफआईए की रावलपिंडी में कार्रवाई, जाली दस्तावेजात से बैरून मुल्क भिजाने वाले मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिन भर की 10 अहम खबरें आपने जानी। अभी बात करेंगे मैच के हवाले से। वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग इस वक्त जारी है। कौमी बॉलर्स ने बंगाल टाइगर्स के इब्तदाई बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी। लिटन दास 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं, जबकि मुशफिकुर रहीम 5, नजमुल हसन 4 और तंजीद हसन 0 पर आउट हो गए थे। कप्तान कोशिश करेंगे। पीसीबी ने इंजमामुल हक के मामले पर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। मुफादात के टकराव के हवाले से इल्जामात पर 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कमेटी अरकान के नाम नहीं बताए गए हैं। साथ ही साथ इंक्वायरी कमेटी ने इंजमामुल हक के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद है। तहकीकाती टीम की जानिब से 1 हफ्ते के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने का इम्कान जाहिर किया गया है। तहकीकात मुकम्मल करने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन ज़का अशरफ को जमा कराएगी।
अहम खबर, गुलाम सरवर खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। जहांगीर तरीन और मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया है। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम। गुलाम सरवर खान का जहांगीर तरीन और अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। अहम खबर है ये सियासी मंजरनामे से गुलाम सरवर खान ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया है और जहांगीर तरीन और मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान की जानिब से इस मुलाकात पर उनका खैर मकदम भी किया गया है और उनको भरपूर वेलकम भी किया गया है। इस पर मज़ीद तफसील आ जाने के राना वहीद हमारे साथ मौजूद है। राना वहीद, सियासी मंजरनामे में ये बड़ी डेवलपमेंट है। जी बिल्कुल, जो है ये आज बड़ी कामयाबी मिली है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, चूँकि ये पिंडी डिवीजन की बड़ी सीटों के ऊपर 2 के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। साबिक वफाकी वजीर हैं गुलाम सरवर खान और उन्होंने आज IPP ज्वाइन कर ली है, जिसमें उनसे मुलाकात की है। जहांगीर खान तरीन जो पैटर्न चीफ हैं IPP के और मरकजी सदर हैं अब्दुल अलीम खान, उनके घर पे उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें गुलाम सरवर खान ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। मुलाकात में सीनियर रहनुमा ओन चौधरी भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ने गुलाम सरवर खान का IPP में शमूलियत पर खैर मकदम किया है। गुलाम सरवर खान ने जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। गुलाम सरवर खान के बेटे मंसूर अली खान वो भी MNA थे और उनके एक भतीजे सदीक खान के बेटे वो भी MPA थे। तो अब चूंकि यहाँ पे देखा जाए तो पिंडी डिवीजन के अंदर 3 बड़ी सीटों के ऊपर उनकी फैमिली के अफराद जो है इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो ये अब 2 NA कौमी असम्बली की और 2 MPA की नशिस्तें जो है वो हिस्सा लेते हैं गुलाम सरवर खान की फैमिली के अफराद। तो अब 4 सीटों के ऊपर उनके जो IPP के उम्मीदवार पिंडी डिवीजन से होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना वहीद हमारे साथ मौजूद। और इससे पहले भी हम लोग यही जिक्र कर रहे थे कि IPP जो है काफ़ी ऐलानात कर रही थी कि बड़े नाम जो है वो उनके चौधरी निसार अली खान का नाम भी चल रहा है बड़े दिनों से। क्यास रही है की जाने के बहुत जल्द शायद वो भी किसी पार्टी में जा सकते हैं। देखना है कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल, मजीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शेख रशीद ने अपने भतीजे शेख राशिद शफीक को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया है। कहते हैं मैं लावारिस हूँ, इस पर अपने भतीजे शेख राशिद शफीक को बेटा बना लिया है। 9 मई के वाक़े की हम दोनों बाप बेटा मजम्मत करते हैं। जो मेरा फैसला होगा वही शेख राशिद शफीक का भी होगा। शफीक को मैं लावारिस आदमी हूँ, अपना बेटा डिक्लेयर करता हूँ और जो मेरा सियासी फैसला है वही राशिद शफीक का सियासी फैसला है। राशिद शफीक मेरे साथ शाना बशाना खड़ा है और हम अजीम फौज के साथ हैं और हम 9 मई के वाक़े की दोनों बाप बेटा मजम्मत करते हैं। और मैं ये वाज़े ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि कोई गलतफहमी ना पैदा हो, क्योंकि मैं दोनों नशिस्तों से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और राशिद शफीक इसका एक हिस्सा है और मेरे साथ है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मज़ार इकबाल में हाज़िरी दी है और फातिह ख्वानी भी की है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला ने शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने विज़िटर बुक में तासुरात भी दर्ज किए हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म लाहौर में मौजूद हैं और उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब के साथ मज़ार इकबाल पर फातिह ख्वानी की है, हाज़िरी दी है और जो तासुरात दर्ज करने की किताब है मेहमानों की, उसमें उन्होंने तासुरात भी दर्ज किए हैं विज़िटर बुक में। तो ये मनाज़िर भी आप देख रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी के साथ मौजूद हैं। उन्होंने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी है। एक बार फिर आपको बताएं कि निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी है और दुआ भी की। एहतसाब अदालत लाहौर ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलब कर लिया है। दोनों लीगी रहनुमाओं को 29 नवंबर को तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब लाहौर ने रेफरेंस वापस अदालत में जमा करवा दिया था। अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले से आपको बता रहे हैं नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में जमा कराया गया है, जबकि हमजा शहबाज की नैब कोर्ट में तलबी भी हुई है। अदालत ने लीगी रहनुमाओं को रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में 29 नवंबर को तलब कर लिया है। नैब लाहौर ने रेफरेंस वापस अदालत में जमा करा दिया था। सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल उनसे जानेंगे। जी सुलेमान अवान, तफसीलात बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन अवान ने रेफरेंस पर समाअत की है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद नैब लाहौर ने रमजान शुगर मिल को
केस को वापस अदालत भिजवाया था। जांच पड़ताल के अमल के बाद रेफरेंस को समाप्त के लिए अदालत में पेश किया गया। तो अदालत में कार्रवाई करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज को तलबी के समन जारी कर दिए। अदालत ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस में 29 नवंबर को दोनों बाप बेटे को तलब किया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 21 करोड़ रुपए का शुगर मिल के लिए गंदे नाला कौमी खजाने से तमीर करवाने का ये इल्जाम था और ये रेफरेंस जो थे वो वापस नैब को वापस कर दिए गए थे कि 50 करोड़ से जायद से जो होंगे वो नैब के हिसाब अदालतों में रेफरेंस शुरू होंगे। ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये रेफरेंस जो है ठीक है सुलेमान अवान, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ बात करें गजा की, तो गजा में रात भर इजरायली हमले जारी रहे। इजराइल की वहशियाना बमबारी से शहादतों की तादाद 8,500 से तजावुज कर गई। हलाक किया जा रहा है जिसमें कि अक्सरियत ख़वातीन की है, बुज़ुर्गों की है और मासूम बच्चों की है। और इसके ऊपर बिलखसूस मगरब की दुनिया ने जिस तरह चश्मपोशी कर रखी है ये नहायत ही काबिल मज़म्मत है। और आज इसीलिए फ़ैसला किया गया कि मुस्लिम लीग नून फ़लस्तीन के अवाम से यकजहती के लिए एक ख़ुसूसी जनरल काउंसिल का इजलास 4 नवंबर को शरीफ सिटी में लाहौर में मुनक्कद करेगी ताकि हम फ़लस्तीन के अवाम से भरपूर इजहार यकजहती कर सकें। इसके अलावा आज मुल्क की सियासी सूरत हाल का भी जायज़ा लेते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का फ़ौरी आगाज़ करेगी और कल से मुस्लिम लीग नून कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से दरख्वास्तों को तलब करना शुरू करेगी और दरख्वास्तों की आखिरी तारीख़ 10 नवंबर होगी। 10 नवंबर तक कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से पार्टी के टिकट के लिए दरख्वास्तें हासिल की जाएंगी। इसके अलावा ये भी फ़ैसला किया गया कि फ़िलफ़ौर पार्टी अपने मरकज़ी और सूबाई पार्लिमानी बोर्ड और इलेक्शन सेल कायम करेगी ताकि पूरी तनदही के साथ इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया जा सके। आज पार्टी ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही में मंशूर कमेटी भी कायम की है। ये मंशूर कमेटी मुख्तलिफ शोबाजात के माहिरीन के साथ राब्ता करेगी और मुल्क को दरपेश जो मुआशी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, उनके हल के लिए मुस्लिम लीग नून का आइंदा इंतखाबात में एक काबिल अमल मंशूर तैयार करके पेश करेगी। आज कायद नवाज़ शरीफ ने इस मंशूर कमेटी को हदायत की कि उनकी ख्वाहिश है कि ये मंशूर ख़ास तौर पे निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात पर तवज्जो दे ताकि आम शहरी को फौरी और सस्ता इंसाफ मिल सके और जो मुकदमात के अंदर देर है, इल्तवा है और पुराने मुकदमात का बहुत बड़ा बैकलॉग है, इसे ख़त्म किया जा सके। इसके लिए उन्होंने कहा कि माहिरीन कानून से राब्ता करके अवाम को इंसाफ की फरामी यकीनी बनाने के लिए ख़ास तौर पे इक़दामात उठाए जाएं। इसके साथ साथ जो मुल्क का मुआशी बहरान है इसके लिए भी इस मंशूर के अंदर एक रोड मैप शामिल होगा। यहाँ से लेना, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से फिर आपको ये बताइएगा आइंदा इंतखाबात में किसी जमात के साथ, किसी तंजीम के साथ जो है वो सीट एडजस्टमेंट या नहीं, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। ये सारे फैसले जो हैं पार्टी का मरकज़ी पार्लिमानी बोर्ड उसका मजाज होगा, वो फैसले करेगा। फिल वक्त हम इंशाअल्लाह ताला तमाम हलकों से अपने उम्मीदवारों को चुनेंगे और खड़ा करेंगे। बहुत शुक्रिया। जिस तरह नवाज शरीफ वापस आए हैं, योगी साहब को दे दो, दोनों इकट्ठे ले लो होंगे या बिलावल, क्योंकि बिलावल तो कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म आ रहा हूँ,
जिस तरह लग रहा है नवाज शरीफ आए, लगता है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ होंगे, तो किसको देख रहे हैं नवाज शरीफ आए? अदनान से पूछे। कह रहा हूँ कि मियां साहब जो इलेक्शन लड़ने के लिए आइंदा जा रहे हैं, कोई कानूनी रुकावट या उनके रास्ते में है कुछ? ये देखिए, इन्होंने कहा कि कौन अगला वज़ीर-ए-आज़म होगा, हमारी सबकी ख्वाहिश है और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हक़ाइक़ हैं और जिस तरह के मीनार पाकिस्तान में अवाम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, इसमें कोई शुबा नहीं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ होंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि उनके रास्ते की जो कानूनी रुकावटें हैं, देखें मैं फिर ये बात दोहराऊँगा और मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, आज पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं जिसको इस बारे में कोई मुगालता है कि नवाज शरीफ साहब को साजिश के ज़रिए, झूठे मुकदमात के ज़रिए इंतखाबी सियासत से बाहर किया गया था। अब अगर वो साजिशी किरदार रुखसत हो गए हैं और नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, तो क्या ये आज़ाद अदलिया उन साजिशी फ़ैसलों का जो झूठ पे मबनी थे पैरा देगी, या ये आज़ाद अदलिया नवाज शरीफ साहब को इंसाफ देगी? हमें यकीन है कि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा और वो झूठे मुकदमे ख़त्म होंगे जिनकी वजह से उन्हें इंतखाबी सियासत से इंतकामी तौर पे जुदा किया गया था। लिहाजा इसमें ना कोई फेवर की बात है, ये हक और इंसाफ की बात है कि जो नाइंसाफ़ी नवाज शरीफ साहब के साथ 2017-18 में हुई थी, अब उस नाइंसाफ़ी का इजाला होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम सीनियर और मरकज़ी क़यादत यहाँ पे मौजूद थी। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो नाराज़ दोस्त हैं, कईयों को फोटोदार, कई पार्टी के इजलास में शरीक नहीं हुए, नवाज शरीफ वापस आए, उनसे मुलाकात नहीं की गई, उनका जिक्र हुआ? ये कौन से लोग हैं? आपके हवाले से ये कहा जाता है कि जब आप पटियाला जेल में थे, जब आपकी रिहाई हुई तो आपने जेल मुलाजमिन को बुलाया और नमाज पढ़ी, और नमाज के दौरान आपने बददुआ की थी। नहीं, बददुआ नहीं की थी। नहीं, मैं जब मैंने तो ट्वीट भी की थी कि जिस वक्त मैं उस सेल से निकल रहा था, जिस सेल में मुझे रखा गया था, तो उस वक्त मैंने जेल के मुलाजमीन से ये ज़रूर कहा था कि मेरी बात नोट कर लो, जिस शख्स ने हमें झूठे इल्ज़ाम में इस सेल के अंदर बंद किया था, जल्द या बदेर एक दिन वो भी इसके अंदर बंद होगा, चूँकि अल्लाह की पकड़ इंसान को उसके झूठ की सज़ा देती है। तो वो बात पूरी हुई। थैंक यू जी। आप भी पीर हो गए असल में। के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कहा कि मीनार पाकिस्तान पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया, लोड शेडिंग, दहशत गर्दी से निजात हमने दिलाई, नून लीग की तमाम तंजीमों ने भरपूर किरदार अदा किया। इसराइल की बर्बरियत का भी उन्होंने मजम्मत की और कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि कल से कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी, और जो पार्टी टिकट है उस हवाले से उन्होंने बताया कि पार्टी टिकट के लिए फ़ैसला कर लिया गया है। और उन्होंने ये भी अपनी इस गुफ्तगू में कहा कि 2017 में हमारे साथ भी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है हमसे छीनी गई, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के हवाले से उन्होंने कहा कि ये मकाफात अमल का शिकार है। आगे बढ़ेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि वो भी वोट डालने के लिए उतना ही बेचैन हैं जितने के आप लोग। लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत आए, इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मावनत करेंगी। हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का एक तरीक़ाकार है, ये कहा गया है निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से। इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मावनत करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का एक तरीक़ाकार है। मेरी चाहत है या नहीं है कि इलेक्शन ना हो, तो हम बड़ी वजाहत के साथ आपको कहें कि जितना आप बेचैन हैं वोट कास्ट करने के लिए, उतना मैं भी हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू कास्ट दैट वोट एंड गेट अ मैंडेटेड एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। आइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दिन इलेक्शन का डेट होना पूरे का पूरा आइन नहीं, आइन के और बहुत सारे पहलू हैं। हम उनको ये सिर्फ कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर्स हैं, जो
अमल है इसमें, आप उसको एग्जीक्यूट करें। उस सिलसिले में हमारी जो मावनत है वो अवेलेबल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की मुलाकात हुई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के हमरा नवाबजादा आमिर खान मक्सी ने भी मुलाकात की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जाम कमाल खान और नवाबजादा आमिर खान मक्सी के दरमियान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। तो सियासी मंजरनामे से डेवलपमेंट ये है कि मुलाकातें जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस में साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान की मुलाकात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान के हमरा नवाबजादा आमिर खान मक्सी ने भी मुलाकात की है। खबरें और भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात महंगाई की करें तो महंगाई के गर्दाब में फंसे आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक नई कीमतों का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। गैस की कीमतों में 172% तक इजाफा किया गया है। गैस के 57% सार्फिन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हैं, जिनके लिए फिक्स चार्जेस 400 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। एलामिया के मुताबिक निगरान हुकूमत अगर गैस की कीमतों में इजाफा ना करती तो गर्दिशी कर्जा 400 अरब रुपए मजीद बढ़ जाता। दूसरी जानिब वजारत तवानाई का कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफा ओगरा की समरी के मुताबिक किया गया। एलामिया में बताया गया है कि 0.25 से लेकर 0.9 क्यूबिक हेक्टोमीटर तक गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 400 रुपये फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। 0.25 से 1.5 क्यूबिक हेक्टिव मीटर तक के गैस सार्फिन 1000, जबकि 2 से लेकर 4 क्यूबिक हेक्टोमीटर और इससे ऊपर के गैस सार्फिन 2000 रुपये माहाना फिक्स चार्जेस अदा करेंगे। तंदूर के लिए गैस की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया तो ये तफसीलात सामने आई हैं, लेकिन आवाम पर महंगाई का मज़ीद अब बोझ डाल दिया गया है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि 172% का ये इजाफा किया गया है। और ये कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से नई कीमतों का इत्तलाक जो होगा वो सार्फिन पर होगा। जी, 1 नवंबर से गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफे के हवाले से आपको आयशा बताएंगे। जी हाँ, शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा हो चुका है और वो इस तरह से कि शहरी पहले ही बिजली के बिलों के सताए हुए हैं और अब गैस की कीमत में इजाफे के हवाले से भी फैसलाबाद के शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। महंगाई है, पहले ही बहुत परेशान है। उल्टा जो गवर्नमेंट है अभी ऐलान किया है कि गैस महंगी कर दी है। गैस तो पहले ही घरों में नहीं आती है, चूल्हे बंद पड़े हुए हैं, सिलेंडर चला रहे हैं हम। रोटी कपड़ा और मकान का नारा तो लगा रही है, लेकिन देखिए खाने के लिए पहले गैस नहीं होती थी। जब खाना बनाने का टाइम भी आता था गैस नहीं मिलती थी। अगर आप पैसे लेकर भी ये गैस दे दें, यही इनकी बड़ी मेहरबानी हो। तो आयशा अली, हम देख रहे हैं कि हर चीज़ महंगी हो रही है, चाहे वो बिजली हो, वो तेल हो, वो गैस हो, हर चीज़ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद जो कारोबारी तबका है उनके लिए बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। सार्फिन आम सारे जो घरेलू खातून है वो तो परेशान हो ही रही है, कारोबारी से बहुत अफेक्ट हो रहे हैं लोग। कारोबारी बात यहीं पर नहीं रुकी। 2 नवंबर को IMF का एक वफ्द भी आ रहा है और वो क्या कुछ डिमांड्स रखेगा IMF का वफ्द जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी, तो एक नया महंगाई का तूफान भी उससे आ सकता है। इससे पहले हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है, लेकिन जो महंगाई में कमी आनी थी वो नहीं आई और उसके हवाले से कहा तो गया हुकाम की जानिब से कि इस पर चेक किया जाएगा, चेक एंड बैलेंस होगा, देखेंगे कि क्यों नहीं ये महंगाई नीचे आ रही, लेकिन उसके जो असरात हैं वो आम आवाम तक नहीं आ रहे। इसी तरह डॉलर जो है वो नीचे जा रहा है और यही सवालिया निशान है कि डॉलर नीचे आ रहा है तो चीज़ें क्यों नहीं नीचे आ रही हैं, उनकी प्राइसेस क्यों नहीं कम हो रही हैं। अच्छा, वज़ीर तवानाई की जानिब से भी गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कहा है कि ये एक आसान फैसला नहीं था गैस की कीमत को बढ़ाना। 57% घरेलू सार्फिन का टैरिफ नहीं बढ़ाया गया। गैस की कीमत मुल्की मफाद में बढ़ाई है। 27% घरेलू सार्फिन का गैस टैरिफ नहीं बढ़ाया गया और मजीद कहा है कि पावर सेक्टर का नुकसान कम करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की जानिब से क्या गुफ्तगू की गई, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला था, आसान फैसला नहीं था, लेकिन ये एक मजबूरी में मुल्क के मफाद में ये फ़ैसला करना ज़रूरी था। पाकिस्तान में जो गैस गवर्नमेंट ख़रीदती है या हमारे मुल्क में निकलती है, तो ये पेमेंट गवर्नमेंट को करनी पड़ती है और सामने जो गवर्नमेंट कंज्यूमर से चार्ज करती है उसमें कितना फ़र्क है इस साल के लिए।
पहली लाइन में है रेवेन्यू रिक्वायरमेंट। ओगरा की जो रिक्वायरमेंट है वो इस साल की है 697 अरब। ये रकम अगर सुई नॉर्दर्न और सुई साउथ को मिलेगी तो वो अपना खर्चा निकाल सकेंगी और गैस खरीद सकेंगी आवाम के लिए। ये जो 210 अरब जो RLNG डाइवर्जन है, ये आज से चंद साल पहले पाकिस्तान में नहीं थी इसकी ज़रूरत, और इसकी वजह यह है कि चंद साल पहले पाकिस्तान में नेचुरल गैस हमारे अपने ज़खायर इतने थे कि अपने ज़खायर से ही हम गैस पूरी आवाम को दे देते थे, इंडस्ट्री भी चला लेते थे। इसी पर बात करने के हमारे साथ माहिर मुआशरत डॉक्टर खाका नजीब साहब मौजूद हैं। खाका नजीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो कल स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है और 22% बरकरार रखने का फैसला किया गया है, सबसे पहले तो ये बताएगा इससे इकॉनमी और आम आदमी को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, इस वक्त चूँकि इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी अगर आप देखिए तो सितंबर के माह में 31.4% थी, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है। जो हमारी कोर इन्फ्लेशन जिसमें फूड और एनर्जी को निकाल देते हैं वो भी स्टिकी है, उनकी हायर साइड है। सो एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखना जो है वो एक सही कदम है। इससे ये भी याद रखिए कि एक आपको जो रुपए की कदर है उसमें भी एक इस्तेहकाम मिलता है, इसलिए कि अगर रुपए में इन्वेस्टमेंट रिटर्न बेहतर होगा तो लोग डॉलर की बजाय रुपए को होल्ड करना चाहेंगे। ये भी याद रखिए कि इसके साथ साथ कुछ अर्ली साइंस ज़रूर दिखाई देने शुरू हो गए हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे शायद पाकिस्तान में जो आने वाले माह हैं इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगी। इससे मतलब ये है कि फूड और जो इस वक्त सप्लाईज हैं मुल्क में वो थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं। कुछ मालियाती खसारा जो है उसको हम संभालेंगे, कुछ रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा, कुछ IMF का मिशन आएगा, और अगर हम उनके साथ अपनी $720 मिलियन ले लेते हैं तो वो भी एक मार्केट्स को तकवीत देगी चीज़। अर्ली साइंस ये भी हैं कि खरीफ क्रॉप्स अच्छी आ रही हैं, ये एक अच्छा साइन है। हैविंग सेड ऑल दिस, अभी भी एक्सटर्नल सेक्टर के जो हमारे खसारे हैं, जो हमारे मनीज के फ्लो हैं वो अभी भी स्लो हैं, हमें उसकी तरफ देखना है। जो मिडल ईस्ट में इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है वो भी एक रिस्क पोज करता है। बहुत से फैक्टर्स है खाका नजीब साहब, जिस तरह IMF ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की शर्त रखी है, तो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट पर कैसे असरअंदाज होता है? देखिए, हम इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाते हैं, जिसको आप पॉलिसी रेट कहेंगे, आम फहम ज़बान में इंटरेस्ट रेट कहें, ताकि आप गाड़ी इसलिए ना खरीदें क्योंकि उसकी किस्त ज़्यादा होगी। जब आप गाड़ी नहीं खरीदेंगी तो इसका मतलब यह है कि डिमांड कम होगी, तो हमारा एक तो करंट अकाउंट का भी खसारा संभलेगा बिकॉज इम्पोर्ट्स कम होंगी, और गाड़ियां कम बिकेंगी तो आप देखें ना कि क्या असर आया इस वक्त। मोस्ट ऑफ दी कार मेकर्स इन पाकिस्तान, उन्होंने 5 से 8% तक अपनी कीमतें कम की हैं। मेजर एक रिवैम्पिंग हुई है। सो ऑब्वियसली ये डिमांड डिस्ट्रक्शन, यानी कि डिमांड को कम करना कीमतों को कम करता है। इसी तरह जो हमारे रुपए की कदर में बेहतरी आई क्योंकि रुपया स्ट्रांग हुआ, बिकॉज आपने हायर एक अगर पॉलिसी रेट रखा तो लोगों का इंटरेस्ट होता है कि वो सेव करें रुपए में। सो ओवरऑल अभी ये एक कॉन्ट्रैक्शनरी, यानी कि इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हायर पॉलिसी रेट चंद माह जो है, ये आखिरी चंद माह है। मेरा ख्याल है कि बाय जून 2022 200 से 400 बेसिस पॉइंट या 2 से 4% आप समझिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें आसानी हो जाएगी और मॉनेटरी रेट्स जो हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन, हाई बेस इफेक्ट और बाकी सब चीज़ें सप्लाई साइड की बेहतरी से कम हो जाएगी। आखिरी गैस का पास थ्रू है जो आपने देख लिया है, शायद हो गया है, वो एक नवंबर में थोड़ा सा आई थिंक अबाउट 0.8% इफेक्ट करेगा, बट अदरवाइज आई थिंक मेजर प्राइस पास थ्रू जो हैं एडमिनिस्टर्ड एनर्जी के वो हो चुके हैं। नजीब साहब, यही गैस के हवाले से बात करेंगे कि जब इसमें इसकी कीमतों में इजाफा होगा तो इससे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं या जो स्टार्टअप बिजनेसेस हैं वो डिस्करेज नहीं होंगे? मैं तो पिछले कई सालों से ये कहता हूँ कि गैस की कीमत को तब्दील होने दें, जैसे हर 6 माह में ओगरा जो है इसकी कीमत को डिटरमिन करता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर ये आपने नहीं किया तो सन 2013 में गैस का जो सर्कुलर डेट था वो सब पाकिस्तान के सुनने वालों के लिए 0 के करीब था। आज वो 2100 अरब के करीब है। 10 साल में पिछले हमने गैस की कीमत को तब्दील ना करके, RLNG की सही कीमत ना लेकर
पाकिस्तान की जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट थी गैस की कंपनीज की वो पूरी ना करके यूएफजी यानी कि जो लॉसेस थे जो अलाउ किए हुए थे, आई थिंक 7% शायद ओगरा अलाउ करता है, उससे बहुत ज्यादा यानी कि 13-14 के करीब करके इनएफिशिएंसीज पैदा करके हमने ना सिर्फ इतना बड़ा सर्कुलर डेट 2100 अरब का खड़ा किया, हमने अपनी 4200 MMCFD की लोकल प्रोडक्शन जो है उसको कम करके अब 3300 कर दिया है, बिकॉज हमने एक्सपेंशन में, एक्सप्लोरेशन में, प्रोडक्शन में इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के पैसे नहीं जमा किए। गैस सेक्टर इज अनदर सेक्टर जिसको हमने पावर सेक्टर की तरह एक डिफिकल्टी में डाल दिया है। इसके अलावा हमने बहुत सी जगहों पे सस्ती गैस दी, मसलन हमने कैप्टिव पावर, इससे मतलब है कि हमने पावर बनाने वालों को जो खुद अपने जनरेटर से पावर बनाते थे, और मैडम आप हैरान होंगी कि वो 30% के करीब एफिशिएंसी पे बना रहे थे, जबकि हमारे वो प्लांट्स बहुत यकीनन बहुत से लूप होल्स हैं इसमें, किसके बाद हम लोग ये तमाम सूरत हाल देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे मिस्टर डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ये बात वाज़ेह कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि सिर्फ गैर कानूनी गैर मुल्कियों को ही वापस भेज रहे हैं। किसी भी दूसरे मुल्क का शहरी वीज़ा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। दुनिया का कोई भी मुल्क गैर कानूनी अफराद को रहने नहीं देता। काफ़ी अरसे से अफ़गान मुहाजिरीन बग़ैर कागजात के यहाँ मुकीम थे। ये उन्होंने अपनी गुफ्तगू में वाज़ेह किया और कहा कि दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसे लोगों को परमिशन नहीं देता कि वो गैर कानूनी तौर पर उनके मुल्क में रहें। यहाँ पर काफ़ी अरसे से लोग रह रहे थे। क्या कहा, दिखाते हैं आपको। जो इलीगल एलियंस हैं में 3 मेन कैटेगरीज है। एक वो हैं जो रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज़ हैं जो अराउंड 1.7 मिलियन उनकी तादाद है। उनमें से हम एक फ़र्द को भी वापस नहीं भेज रहे। हमारी अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, उसके हवाले से हमारी कमिटमेंट्स हैं और हम उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। दूसरी वो कैटेगरी है जो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर साल हा साल से या कारोबार कर रहे हैं या रिहाइश इख्तियार की हुई है, अच्छा या बुरा एक सोशल रोल उनका मौजूद है, लेकिन वो हमारे सिस्टम में उनकी विजिबिलिटी नहीं है। ये वो टारगेट ग्रुप है जिनको हमने ये टाइम दिया था और उनको कहा था कि ये वापस जाएं। हमने इन पे कोई परपेचुअल बैन नहीं लगान लिया कि ये आज के बाद ता क़यामत वापस पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। ये अपने ममालिक जाएं, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपनी रियासतों से इशू करवाएं। हमारा जो मिशन है वहाँ से वीज़े लगवाएं। वो तालीम के मकसद से आना चाहते हैं, वो कारोबार के मकसद से वापस आना चाहते हैं, जिस हैसियत में भी वापस आना चाहते हैं हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। हम एक रेगुलेटेड मूवमेंट चाहते हैं। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। 2 नवंबर से इन गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का आगाज़ हो जाएगा। यह ऑपरेशन तवील और मरहलावार होगा। पाकिस्तान से वो लोग बेदखल होंगे जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है। 2 नवंबर से उन अफराद को पहले होल्डिंग सेंटर भिजवाया जाएगा और 2-3 रोज़ के बाद उन्हें अपनी सहूलत के मुताबिक डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की जानिब से ये बयान सामने आया है और उन्होंने प्लान शेयर किया है जिस तरह से गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। इलीगल एलियंस के लिए दैट इज़ टुमारो, कल तक उनके वॉलंटियर रिटर्न का डेट है और फ्रॉम 2nd ऑनवर्ड हमारा ज़ाहिर है ये बड़ा लेंथी ग्रेजुअल ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। 2 नवंबर ऑनवर्ड जो है वो हमारे होल्डिंग सेंटर्स में चले जाएंगे। वहाँ होल्डिंग सेंटर्स में वी विल कीप देम फॉर 2 days, फॉर 3 days विल ट्राई टू प्रोवाइड देम फूड एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ और उसके बाद फिर हम उनको हमारी मर्ज़ी के बॉर्डर पे डिपोर्ट करेंगे। वॉलंटियर रिटर्न जो है उसके 2 दिन रह गए हैं, आज का दिन है और कल का दिन है, तो जो वॉलंटियर रिटर्न कर रहे हैं उनको ज़्यादा हम इनकरेज कर रहे हैं। तो सरफराज बुगटी की ये गुफ्तगू सुनी आपने। 2 नवंबर से उन अफराद को पहले होल्डिंग सेंटर भिजवाया जाएगा और 2-3 दिन के बाद फिर उन्हें अपनी सहूलत के मुताबिक डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला की जानिब से गुफ्तगू की गई है। 2 नवंबर से उनके खिलाफ कहा जा रहा है कि बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑपरेशन तवील और मरहलावार होगा। पाकिस्तान ने इतने बड़े पैमाने पर मुहाजिरीन की तवील अरसे तक मेहमान नवाजी की है। अफगान मुहाजिरीन अब भी हमारे प्लान ए का हिस्सा नहीं है। दस्तावेज़ात न रखने वाले अफराद जाएगा जिसके बाद अपनी सहूलत के मुताबिक इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
2 नवंबर से इनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है। ये ऑपरेशन तवील होगा और मरहलावार होगा। पाकिस्तान ने इतने बड़े पैमाने पर महाजरीन की तवील अरसे तक मेहमान नवाजी की है। सरफराज बुगटी की गुफ्तगू आपको कुछ देर पहले हम सुना रहे थे। और अब सबसे अहम एक और मामला जो इस वक्त चल रहा है वो है गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। हमास के हमलों के बाद इसराइल को एक और बड़ा झटका लग गया है। स्टैंडर्ड एंड रेटिंग एजेंसी ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग मनफी करार दे दी है। SNDP के मुताबिक ये तफसीलात सामने आई हैं। गज़ा में रात भर इसराइली हमले जारी भी रहे। इसराइल की वजह से वहशियाना बमबारी से शहादतों की तादाद 8,500 से तजावुज़ कर गई है। तो इसी तरह मासूम फ़लस्तीनी बच्चे भी इसराइली बर्बरियत की भीड़ चढ़ गए हैं। इसराइल की गज़ा में नस्ल कुशी के दौरान 3,500 बच्चे शहीद हो चुके हैं। इसराइल के वहशियाना हमलों के दौरान 1,000 लापता बच्चों के मलबे में दबे होने का खदशा है। 24 रोज़ में शहीद फ़लस्तीनी बच्चों की तादाद 4 साल में जंगज़दा इलाकों में हलाक बच्चों से ज़्यादा है। सेव द चिल्ड्रन इसराइली फ़लस्तीन के हॉस्पिटल्स को निशाना बनाने से भी बास नहीं आ रहा। सेव द चिल्ड्रन गज़ा के वाहिद कैंसर हॉस्पिटल के करीब भी बमबारी की गई है। सेव द चिल्ड्रन गज़ा पर इसराइली बमबारी से तिबी अमले के 124 अरकान शहीद हो चुके हैं। आपको बताएं कि गज़ा पर इसराइली बमबारी से तिबी अमले के 124 अरकान शहीद हो चुके हैं और ये इस वक्त सूरत हाल है कि शहीदों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। मासूम फ़लस्तीनी बच्चे भी इसराइली बर्बरियत की भेंट चढ़ चुके हैं और जो इनके शहीद होने की तादाद है वो 3500 के करीब बताई जा रही है। इसी के साथ पाकिस्तान लाइव से फिल वक्त इतना है। अब वक्त हो चुका है प्रोग्राम न्यूज़ रूम और आपको लिए चलेंगे दी न्यूज़ रूम के न्यूज़ स्टूडियो में, जहां मौजूद है हमारे साथी एंकर उबैदुल्ला सिद्दीकी और जवेरिया जैद। उबैद, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच आयशा, मारिया और अली। उबैद के साथ साथ जवेरिया भी है और न्यूज़ रूम में बहुत से इश्यूज़ हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो हम मैच की ही बात करेंगे। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और बांग्लादेश ने 200 रन कर लिए हैं। ये मैच किस तरफ जा रहा है और हमारे खिलाड़ियों को क्या खिला दिया कि उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, ये सब और बहुत कुछ एक ब्रेक के बाद।